जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की आपकी भौतिक विज्ञान में जो आपकी कंटिन्यू सीरीज चल रही थी उसी में जो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एम में संबंध बताया था। आज के इस वीडियो में हम रेखीय आवर्धन है आपका, रेखीय आवर्धन का सूत्र। इसके अलावा इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और न्यूमेरिकल्स का संग्रह रहेगा आज के इस वीडियो में। तो यहाँ से आपको एक 4 नंबर का सवाल पूछ दिया जाता है, तो वो सभी न्यूमेरिकल्स आज के इस वीडियो में हम कराएंगे आपको। और जो भी पिछले वीडियो हैं उन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्ले लिस्ट पे जाके आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कहीं पर कोई समस्या आती है आपको, तो उन सभी वीडियो से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज के वीडियो पर। रेखीय आवर्धन देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि रेखीय आवर्धन क्या है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। कि जो आपका दर्पण है उसकी मुख्य अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर का प्रतिबिंब और वस्तु है, उन दोनों की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं हम रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको रेखीय आवर्धन कि जो आपका गोलीय दर्पण है उसकी मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे अक्षर एम से प्रदर्शित करते हैं। अब रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई अपान में हो जाएगा आपका वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई को हम अक्षर स्मॉल एच पे डैश और जो वस्तु की लंबाई है उसे एच से प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा एच डैश अपान एच। अब जो आवर्धन का परिमाण होता है, अब प्रतिबिंब का आकार आवर्धन के परिमाण पर ही निर्भर करता है। तो अगर आपका आवर्धन 1 के बराबर है तो जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो भी वस्तु के बराबर ही होगा। कि 1 सेंटीमीटर की वस्तु है तो आपका प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे आपका कि अगर आवर्धन का परिमाण आपका 1 से कम है, 1 से जब कम होगा तो वस्तु का आकार भी कैसा होगा? छोटा होगा। और जब 1 से अधिक है तो वस्तु का आकार भी बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब आवर्धन के लिए सूत्र अभी आपको बताया हमने। रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर एच डैश अपान एच, यह आपका हो जाएगा माइनस का v अपान यू। तो प्रतिबिंब की लंबाई आपकी एच डैश और जो वस्तु की लंबाई है एच, बराबर में जो आपका प्रतिबिंब की दूरी माइनस की v अपान वस्तु की दूरी यू। फार्मूला आपको याद रखना है, m बराबर एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस का v अपान यू। एच डैश हमने बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई, एच आपकी वस्तु की लंबाई, या जो माइनस का v लिखा है आपका v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी। फार्मूला आपको याद रखना है, अभी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उसमें यूज करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके ये न्यूमेरिकल एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन पूछा गया है। तो सवाल में देखिए क्या लिखा है कि पहले वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, और जो आपका प्रतिबिंब है प्रतिबिंब की लंबाई बराबर में है 10 सेंटीमीटर। अब लिखा है कि दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। अब प्रतिबिंब की लंबाई हमने बताया कि माइनस में ली जाती है, हमने चिन्ह पर पाठी में बताया था आपको। तो रेखीय आवर्धन के लिए अभी जो फार्मूला बताया हमने, रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई अपान में हो जाएगा वस्तु की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई हमें दे रखी है माइनस की 10 और अपान वस्तु की लंबाई है 20, और जीरो से आपका जीरो कैंसिल, बन जाएगा 1/2। तो जो रेखीय आवर्धन आपका प्राप्त हुआ वो कितना है, 1/2 माइनस का। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। लिखा है कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी ज्ञात कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर आकार की आपकी कोई वस्तु है, तो वस्तु का आकार स्मॉल h बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर। वस्तु का आकार है आपका 6 सेंटीमीटर और लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो जो फोकस दूरी है आपकी
स्मॉल एफ। और अवतल दर्पण है तो ध्यान रखना है कि फोकस दूरी या वस्तु की दूरी माइनस में ली जाती है। तो एफ बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। तो वस्तु की दूरी u बराबर है आपका 30 सेंटीमीटर माइनस के साथ। अब पूछा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो दर्पण सूत्र बताया हमने कि 1/f = 1/u प्लस का 1/v। अब 1/f का मान हमें क्या मिला है? 1/20। u हमारे पास है माइनस का 1/30 और b का मान पूछा गया है तो प्लस का 1/v। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/20 और प्लस का पक्षांतर करेंगे तो 1/30 और वो बराबर में 1/v। 20 और 30 का जब एलसीएम लेते हैं तो 20 और 30 का एलसीएम हमें 60 प्राप्त होगा। अब डिवाइड करेंगे तो 20 या 60 तो माइनस का 3 और प्लस 30 दूना 60 होता है तो प्लस का 2 और बराबर में हो जाएगा आपका 1/v। अब माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो माइनस का 3 और प्लस 2 तो बचेगा आपके पास माइनस का 1 और पान में 60 और बराबर में 1/v। या जब आगे से हल करेंगे तो b बराबर में आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो अतः वस्तु को 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब आपका कैसा हो जाएगा? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अतः वस्तु को 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। अब पूछा गया है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। तो जो आपका आवर्धन है m = h' बराबर में माइनस का v/u। तो h' हमें निकालनी है और h का मान हमारे पास है 6 और माइनस का b का मान है हमारे पास 60 माइनस का 60 और अपान में u आपके पास है माइनस का 30। इसे जब हल करेंगे हम तो h' बराबर 60 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपान में 60 और अपान में आपका माइनस का 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 गुना 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h' बराबर 6 दूना 12 सेंटीमीटर। तो जो आपका आकार है वो कितना है? माइनस का 12 सेंटीमीटर। कीजिए नोट जल्दी से। हो गया नोट। अब इसमें ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ध्यान रखना है प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब इसके कुछ चुनिंदा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर में यहां से पूछ लेता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या लिखा है बोर्ड पे कि उत्तल दर्पण से बने
प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? जो उत्तल दर्पण है आपका, उससे बने प्रतिबिंब की आकृति पूछी गई है। उत्तल दर्पण से हमने कल बनवाए थे प्रतिबिंब आपको, तो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की आकृति आपकी उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विकल्प में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आभासी और सीधा। ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सेकंड में है 10, थर्ड में है 15, लास्ट में है 20। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमने संबंध बताया था F=R/2। अब हमें फोकस दूरी दे रखी है यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर बराबर R/2। जब कैंची का गुणा या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R बराबर 2 गुणा 10 हो जाएगा। R बराबर हमें 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। देखिए ऑप्शन में आया कोई 20 सेंटीमीटर, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल नंबर विकल्प नंबर 3 देखिए आप, लिखा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, सेकंड में है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, और जो लास्ट थर्ड है आपका ध्रुव व फोकस के बीच, और लास्ट में लिखा है कि कहीं पर भी बन सकता है। तो जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही प्राप्त होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 4 नंबर पे देख रहे हैं आप कि उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका वस्तु की स्थिति पर, सेकंड में है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, और थर्ड में है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, और लास्ट है आपका दर्पण के पीछे। तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है दर्पण के पीछे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दर्पण के पीछे। अगला नंबर 5 पे है, देखिए कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमने बताया था आपको कि वस्तु से छोटा है और आभासी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समतल, सेकंड में अवतल, थर्ड में उत्तल, लास्ट में ये सभी। तो आभासी प्रतिबिंब जो बनाएगा वो है आपका उत्तल दर्पण। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका उत्तल। नेक्स्ट 6 नंबर पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए लिखा है कि संयुग्मी फोकस संभव है। तो जो संयुग्मी वाइफोकल संयुग्मी फोकस आपका संभव है, फर्स्ट ऑप्शन में है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो ध्यान रखना है कि जो भी संयुग्मी फोकस बनता है वो हमेशा हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। तो संयुग्मी फोकस आपका हमने बताया किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो खा,
अवतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देख रहे हैं आप, देखिए लिखा है बोर्ड पे, देख रहे हैं आप कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो हमने दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत बताए थे आपको वीडियो में। जो भी हमने प्रकाश जब आपको पढ़ाया था वहां पे बताए थे कि दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत ऑप्शन दे रखा है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, और का और खा दोनों। तो जो आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत इसमें चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं तो चमकता नहीं है, वह दूसरे से प्रकाश लेके चमकता है। सूर्य और तारे स्वयं चमकते हैं। तो जो आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट है नंबर 2 पे, देख रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। एक नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो फर्स्ट है आपका कि 3 गुणे 10 की घात 8 7 मीटर पर सेकंड है। सेकंड में है 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। थर्ड है आप 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और लास्ट है 3 गुणे 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड। तो जो आपका 2 नंबर पे है इसका ऑप्शन थर्ड, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल जो है वो कितनी है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास आपसे पूछी गई है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रांग। थर्ड सेकंड में 3000 से 4500, और 3500 से 5500, और लास्ट है आपका 5000 से 9000। तो जो आपका प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग तक होती है। 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग तक होती है। तो ध्यान रखना है, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इसमें हमने बताया आपको कि अदीप्त प्रकाश स्रोत आपका चंद्रमा हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और जो आपका प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास पूछी है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रांग तक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है निम्न में पारभाषक माध्यम। अब पारभाषक एक पारदर्शी होता है, एक पारभाषक। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकंड कांच, घिसा हुआ कांच और दीवार। तो वायु, कांच, दीवार और घिसा हुआ कांच। तो पारभाषक माध्यम पूछा गया है तो घिसा हुआ कांच आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घिसे हुए कांच से आंशिक प्रकाश ही आर पार आएगा, इसलिए इसे बोला जाता है पारभाषक माध्यम। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा घिसा हुआ कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाशिक माध्यम, सेकंड है प्रकाश स्रोत, थर्ड है पृष्ठ की प्रकृति, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका परावर्तित प्रकाश की मात्रा हमेशा जो आपका पृष्ठ होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। कि पृष्ठ आपका खुरदरा है तो आंशिक परावर्तन होगा, अगर सही है बिल्कुल तो पूर्ण हो सकता है। तो पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा ध्यान रखना है हमेशा पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमसे पूछी गई है। ऑप्शन दे रखा है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो जो आपका फर्स्ट है 0, सेकंड है अनंत, थर्ड है 25 सेंटीमीटर और लास्ट है माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखनी है हमेशा आपको कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सेकंड में है 10 सेंटीमीटर, थर्ड में है 20 सेंटीमीटर और लास्ट में है 0। तो इस सवाल में देख रहे हैं आप कि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब ध्यान रखना आपको कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। कि जितनी वस्तु आगे है और प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं वस्तु कहाँ कितनी दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला देख रहे हैं आप कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कामा वक्रता त्रिज्या, कामा वस्तु की दूरी के लिए उपयुक्त चिन्ह है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, वक्रता त्रिज्या भी प्लस होती है और वस्तु की दूरी जो होती है वो माइनस। तो फोकस दूरी हमारे पास प्लस, वक्रता त्रिज्या प्लस, वस्तु की दूरी माइनस। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहा है हमें प्लस प्लस माइनस। तो ध्यान रखना है कि उपयुक्त चिन्ह प्लस प्लस और माइनस। जो उत्तल दर्पण आपका होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस धनात्मक ली जाती है और अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक ली जाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या या अवतल के लिए सेम होती है, धनात्मक ही होती है। वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो आपका चाहे अवतल दर्पण हो दोनों के लिए ऋणात्मक ली जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हमने बताया था एफ बराबर आर अपान 2 होता है। ध्यान रखना है एफ बराबर आर अपान 2। आगे है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। स्क्रीन पे देख रहे सवाल, अच्छा सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आर बराबर है कितनी 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ पूछी गई है हमसे तो सूत्र होता है एफ बराबर आर अपान 2 बताया हमने अभी। एफ बराबर आर अपान 2 तो आर का मान दे रखा है तो इम्प्लाइज दैट एफ बराबर हो जाएगा आपका 12 अपान में हो जाएगा आपका 2। अब ध्यान ये रखना है कि वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और उसकी फोकस दूरी
तो एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान ये रखना है कि दर्पण आपके पास कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अभी हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो कैसी रहती है, ऋणात्मक। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप, लास्ट है आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, तो यही फार्मूला आपका एफ बराबर आर अपान 2 से। तो एफ बराबर आर अपान 2 से एफ का मान हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, आर पता नहीं है, अपान में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 15, आर बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप, सेकंड सही बिल्कुल, 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कंप्लीट हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न आपके। इस चैप्टर ये आपके कंप्लीट हो गया, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। अब इस चैप्टर से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल्स लाएंगे आपको अगले वीडियो में सिखाए जाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तब धन्यवाद, जय हिंद।